नमस्ते। सॉफ्ट स्किल का बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर आज हम डिस्कस करेंगे। इसका नाम है कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट। कॉन्फ्लिक्ट माने संघर्ष। इंसान संघर्ष के साथ ही जीता है। हर तरह के संघर्ष, कुछ बिल्कुल हल्के होते हैं, कुछ बहुत भारी होते हैं, सीरियस होते हैं, लेकिन सारे संघर्षों का सामना करना ही पड़ता है। जो हल्के फुल्के होते हैं हम आराम से आसानी से उनके साथ डील करते हैं। वी मैनेज कॉन्फ्लिक्ट ऑल द टाइम। लेकिन जब कॉन्फ्लिक्ट लाइट होता है, स्मॉल होता है, तो हमें मैनेज करना भी आसान होता है। लेकिन बढ़ती उम्र के साथ जिम्मेदारी जैसे बढ़ती है, इंसान को थोड़े सीरियस कॉन्फ्लिक्ट्स के सामने खड़ा रहना ही पड़ता है और मैनेज भी करना पड़ता है। निजी ज़िंदगी में तो कॉन्फ्लिक्ट्स हम निपट लेते हैं, उसके जो भी कॉन्सिक्वेंसेस है, रिजल्ट्स है, वो भी डील करते हैं। काम की जगह की कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट ये बहुत अलग तरीका होता है। इसकी डिमांड बहुत अलग होती है। जिस तरह से आप निजी ज़िंदगी में कॉन्फ्लिक्ट मैनेज करते हो, वो सारे तौर तरीके, वो प्रोसीजर्स, वो टेक्निक वैसे के वैसे काम की जगह हम नहीं यूज़ कर सकते। काम की जगह की बात थोड़ी और होती है। ये भी मंजूर है कि जैसे अनुभव आता है, एक्सपीरियंस आता है, कॉन्फ्लिक्ट मैनेज कैसे किया जाए, इसकी भी एक प्रैक्टिस हो जाती है। लेकिन आप बहुत लकी हो जो इतनी छोटी उम्र में जब युवा हो और इतने अच्छे स्किल सीख रहे हो, तो आपके तो ये बहुत काम आएगा, क्योंकि आप सीख कर ही उसके सामने जा रहे हो। काम की जगह जाओगे, काम तो होते रहता है, कॉन्फ्लिक्ट भी आते रहता है। और ये कॉन्फ्लिक्ट बहुत अच्छी तरह से मैनेज किया तो दो फ़ायदे होते हैं। एक तो कॉन्फ्लिक्ट मैनेज होता है, काम आगे बढ़ता है, जो भी समस्या है वो भी हल होती है। दूसरा फ़ायदा ये है, आपकी कॉन्फ्लिक्ट मैनेज करने की शक्ति बढ़ती है। इसका रहस्य ये है कि एक टाइप का कॉन्फ्लिक्ट तो होता नहीं। हर वक्त चैलेंजेस, कॉन्फ्लिक्ट्स अलग अलग होते हैं। तो जब इस तरह के कॉन्फ्लिक्ट्स हम रिज़ॉल्व करेंगे, उसमें से रास्ता निकालेंगे, तो हर वक्त नया कुछ सुलझा कर हमारी क्षमता बढ़ती है। काम की जगह कौन से कॉन्फ्लिक्ट्स आ सकते हैं? मतभेद हो सकते हैं। आप कुछ बिलीव करते हो, आप कुछ प्रपोज करते हो, प्रेजेंट करते हो, लेकिन सामने वाला मानता ही नहीं। वो देखना ही नहीं चाहता कि आप क्या दिखा रहे हो। वो मानना ही नहीं चाहता कि जो आपको बहुत अच्छा लग रहा है। तो उसको कहते हैं कॉन्फ्लिक्ट। ये कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट के बहुत टेक्निक्स और साइंटिफिकली प्रूवन प्रोसीजर्स है। जैसे आप सेशंस एक एक एक्सरसाइज करोगे, आपके हाथ सारी वो ट्रिक्स और आइडियाज़ आ जाएंगी जो आपको सामने कॉन्फ्लिक्ट आएगा तो बड़ी काम आएगी। सो लर्न कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट विथ गुड फोकस। बड़े ध्यान से ये एक्सरसाइज कीजिएगा, सारे ज़िंदगी के लिए बड़ी काम की चीज़ है। ऑल द बेस्ट फॉर कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट। Keep learning, keep enjoying. Thank you. लर्निंग के इस सफर में हम हमारे जैसे कुछ मित्रों के जीवन में आए टर्निंग पॉइंट्स का अनुभव लेने वाले हैं। अंग्रेजी भाषा और सॉफ्ट स्किल्स सीखने के लिए हमारी मानसिकता तैयार करना यही इसका उद्देश्य है। हम तो बड़े परेशान हो गए हैं। छोड़ो, तुम्हें क्या दे ये बताओ। मुझे थोड़ी रुई देना। अच्छा, हमारी रूही को रुई चाहिए क्या? हाँ हाँ, तुम भी उड़ा लो मजाक हमारा। कहाँ भैया, हम कहाँ उड़ा रहे हैं आपका मजाक? ठीक है भाई, ठीक है। और कुछ? भैया आप इंग्लिश क्यों नहीं सीख लेते? उससे क्या होगा? अंग्रेजी सीखकर हमें कौन सा अंग्रेजी बाबू बनना है? कर दी ना उल्टी बात भैया।
इंग्लिश सीखोगे तो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, बाहर के लोगों से बोलचाल कर पाओगे आप। कॉन्फिडेंस, उससे क्या होगा? भैया वक्त के साथ चलना और बढ़ना, इसी में समझदारी है। अभी आप अपनी दुकान को ही ले लो। अगर आप अपनी दुकान का कामकाज बढ़ाओगे, यहाँ पे नई नई चीजें लाओगे, उन्हें अच्छे से सजाओगे, लोगों से अच्छी तरह से बातें करोगे, उन्हें ज्यादा से ज्यादा अपनी चीजें बेचोगे और उन्हें होम डिलीवरी जैसी सुविधाएं दोगे, तभी तो तरक्की होगी ना आपकी। पर रहेंगे तो इसी गांव में ना। क्यों? ये गांव के पास क्रिकेट स्टेडियम जो बन रहा है, उसका क्या आचार डालना है? सोचिए भैया, वहां पे आप अगर दुकान चलाओगे तो कितने लोग आएंगे आपकी दुकान में चीजें खरीदने के लिए। कोई कोल्ड ड्रिंक लेगा, कोई खाने की चीजें, कोई ये वो न जाने क्या क्या। और वहां पे हमारे गांव जैसे एक दुक्का लोग नहीं आएंगे, वहां पे इतने लोग आएंगे कि आप सामान बेचते बेचते थक जाओगे। फिर आपको अपनी दुकान में काम पे लोग रखने पड़ेंगे। फिर आप तो बालू भैया से एकदम बालू सेठ बन जाओगे। हाँ, ऐसा सच में होगा? क्यों नहीं होगा भैया? अभी गांव तो तरक्की कर ही रहा है ना। आज स्टेडियम बना है तो जाहिर सी बात है कि क्रिकेट खेलने वाले खिलाड़ी थोड़ी ना बैलगाड़ी या फिर टेम्पो से आएंगे, वो तो हवा में उड़ के आएंगे। तो उनके लिए स्टेडियम के पास एयरपोर्ट तो बनेगा ही। फिर दूर दूर से लोग आएंगे हमारे गांव में भैया। फिर हमारे गांव के लोग बड़े बड़े शहरों में जाएंगे। फिर आप उनके लिए गाड़ी की सर्विस शुरू कर दो। फिर गांव से एयरपोर्ट और एयरपोर्ट से गांव, लोग आप ही की गाड़ी की सर्विस इस्तेमाल करेंगे। हमने तो ऐसा कभी सोचा ही नहीं रूही। हम तो बस इन चवन्नी और अठन्नी में अटके पड़े हैं। भैया अगर आप एयरपोर्ट के पास दुकान लगाओगे तो वहां पे सिर्फ देसी नहीं विदेशी भी लोग आएंगे। और हमने तो ये सोचा भी नहीं कि ये दुकान और ये ट्रांसपोर्ट सर्विस का तो ठीक है, लेकिन वहां पे आप विदेशी लोगों से बात कैसे करोगे? हाँ, बात नहीं कर पाएंगे तो चीजें भी नहीं बेच पाएंगे। सारे किए किराए पे रायता फैल जाएगा। रूही, तू तो बड़ी होशियार है, हमेशा पढ़ाई में अव्वल आती है। तू ही कुछ टोटका निकालना। भैया अगर आपको अपनी दुकान का कारोबार बढ़ाना है तो दो चीजें आपके लिए जरूरी है। कौन सी? एक तो है सच्चाई और दूसरा है बोलचाल का कौशल। बोलचाल का कौशल? बाप रे रूही, तू तो भारी भरकम हिंदी बोलने लगी है। भैया बोलचाल का कौशल मतलब हम हमारी बात दूसरे लोगों तक कितनी खूबी से पहुंचा सकते हैं, इसका हुनर। अच्छा, लेकिन ये सब हम सीखे कहाँ से? आप हमारे क्लास में आइए ना, आत्मविश्वास तो आपका अपने आप बढ़ जाएगा और इंग्लिश तो आप हंसते खेलते सीख जाओगे। चलो सोचते हैं इस बारे में। हाँ सोचना, लेकिन इतना भी मत सोचना कि हाथ से गाड़ी निकल जाए। वो कहते हैं ना, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब। और हमें अब तक लगता था कि आज करे सो कल कर, कल करे सो परसों। इतनी जल्दी क्या है, जब जीना है बरसों। ऐसा मत करना जी। ऐसा करोगे तो यहाँ पे बालू की जगह बाहर गांव का चालू आ जाएगा और यहाँ पे धंधा शुरू कर देगा। उसके पहले आप ये मौका हाथ से छूटने मत देना, नहीं तो ऐसा ना हो जाए कि कई सारे मौके आपके दरवाजे पे खटखटा रहे हैं और यहाँ पे हमारे बालू भैया गहरी नींद में खर्राटे मार रहे हैं। अरे ऐसा नहीं होगा मेरी माँ। फिर ठीक है, चलो इस रूही को रूही दे दो, नहीं तो हमारे बातों के चक्कर में वहाँ पे मेरी माँ मुझे डांटेगी। हाँ हाँ, ये लो तुम्हारी रूही। ये रहे आपके पैसे। Hello. Hello. Am I speaking with Brahmadat? Yes, Brahmadat speaking. Who's this? Hi, this is Monica here from Dance India. Oh, yes, Brahmadat speaking.
Brahmadatt, you have participated in Dance India competition, right? Yes, I have participated in Dance India. I have called you to tell you the result of the audition round. Oh, great. I am also waiting for the results. ओ मेरी निरूपा रॉय, अब इसमें रोने वाली कौन सी बात है? अच्छा बच्चू, अब इतनी अंग्रेजी मुझे भी समझती है। तू बिल्कुल साफ साफ अंग्रेजी में बात कर रहा था। टीवी में इंग्लिश पिक्चर्स देखते हैं ना, उसमें बताते हैं, देखो वैसे ही बोल कर उस लड़की को थोड़ा सा इम्प्रेस कर रहा था मैं। I will develop skills to convince everybody. I prepared well and had all counter arguments ready. मैं सबको समझाने के कौशल को विकसित करूंगा या करूंगी। मैंने अच्छी तैयारी की और मेरे सारे जवाबी तर्क तैयार थे। सिद्धार्थ उस टीम का सदस्य था जो वार्षिक दिन के समारोह के मेहमानों के आगमन और उनके बैठने की व्यवस्था देखने के लिए जिम्मेदार थी। उसने ये अपने पिताजी के साथ कई बार किया था विविध कार्यक्रमों के लिए और वो इस गतिविधि में माहिर था। वो इस टीम का सदस्य होने पर उत्साहित था क्योंकि उसे यकीन था कि वे इसमें सफल रहेंगे। परंतु पहली मीटिंग में उसे आश्चर्य हुआ। टीम का नेता और अन्य टीम के सदस्य जिन्हें इस प्रकार की गतिविधि का कोई अनुभव नहीं
और सिद्धार्थ से बात करने का निश्चय किया। सिद्धार्थ खुश हुआ। वो औरों के दृष्टिकोण को समझ सकता था। उसने टिप्पणियां निकाल रखी थी और अब वो ये सब टीम के नेता के सामने प्रस्तुत करने वाला था। इस प्रकार वो खुश होता कि उसने जो कुछ करने लायक था वो किया था। अब वो इस बात के लिए तैयार था कि उसके सुझावों को माना नहीं जाएगा, दरवाजा दिखाया जाएगा। लेकिन अब कम से कम उसे ये तसल्ली होगी कि उसके विचारों को उसने पेश तो किया। उसकी टीम के नेता के साथ हुई मीटिंग एकदम सफल रही। टीम का नेता न केवल सिद्धार्थ ने लिए हुए प्रयासों से प्रभावित हुआ था, बल्कि वो पेश कर रहे प्रयोगात्मक सुझावों से भी। उसने लगभग कहा कि वे सारे स्वीकार किए गए हैं। यहाँ सिद्धार्थ का एक निवेदन था। उसने कहा कि वो खुश होगा यदि ये सारे सुझाव नेता के हैं ये कहकर पेश किए गए तो, क्योंकि फिर उस पर कोई विवाद नहीं होगा। उसने कहा कि उसकी दिलचस्पी इसमें थी कि टीम अपनी जिम्मेदारी निभाने में उत्कृष्ट रहे, ना कि टीम को प्रभावित करे, ये जताकर कि ये कल्पना किसकी है। टीम के नेता ने कल्पनाओं को पेश किया और उनके निष्पादन के लिए पूरी टीम का समर्थन लिया और वो सिद्धार्थ को श्रेय देना नहीं भूला। उसके चारों ओरों के दृष्टिकोण को समझने के प्रयासों के लिए, उसकी प्रोजेक्ट के प्रति रही सच्ची चिंता के लिए और उसके अनुनय या समझाने बुझाने के कौशल के लिए, जिसका प्रयोग उसने टीम के नेता को समझाने में किया था। याद रखने लायक बातें। अच्छे अनुनय या समझाने बुझाने की कौशल की आवश्यकता जीवन के हर पहलू में होती है। परिवार के सदस्यों के साथ व्यक्तिगत समझौता करने से, दोस्तों के साथ जीतने में, स्कूल या कॉलेज में सफल होने से, काम की जगह किसी बहस में जीतने के लिए, व्यापार को सफलता से चलाने के लिए, इन सभी क्षेत्रों में सफलता पाना मूल तोल या समझौता करना और अनुनय या समझाने बुझाने के मुख्य कौशल को सीखने पर निर्भर करता है, ताकि लोग आपसे सहयोग करें, आपकी सुने और आपसे सहमत हो। बहस जीतने के लिए और अपने लक्ष्य को पाने के लिए आपको उन लोगों का मन बदलना आवश्यक होता है जो आपका विरोध कर रहे हैं, और इसके लिए आपको कौशल, ज्ञान और अनुभव की आवश्यकता होती है। अनुनय या किसी को समझाना एक कला है, कभी कभी बड़ी ही निर्दय और शक्तिशाली कला, और ये एक कौशल भी है जहां आप अपने विरोधी के परिस्थिति, ज्ञान, खामियों और चाहतों के बारे में जानकारी प्राप्त करके उससे एक कदम आगे निकलना सीख सकते हैं। आकलन। आपको क्या लगता है, सिद्धार्थ के पिताजी ने उसे क्या बताया होगा? क्या ऐसी किसी परिस्थिति में कोई आपके लिए खड़ा हुआ है? क्या आप हमें इसके बारे में बता सकते हैं और वो कैसे हो पाया? आकलन। क्या केवल आधिकारिक मीटिंग में ही बहस करना आवश्यक है, या आपको समझाने के अन्य तरीकों का भी प्रयोग करना चाहिए?
लर्निंग के इस सफर में हम हमारे जैसे कुछ मित्रों के जीवन में आए टर्निंग पॉइंट्स का अनुभव लेने वाले हैं। अंग्रेजी भाषा और सॉफ्ट स्किल्स सीखने के लिए हमारी मानसिकता तैयार करना यही इसका उद्देश्य है। Brahmadat, you have cleared the audition round and now you're among our top 20. Oh, great. Thank you. I did it. Oh, yes. Congratulations. The next round will be held in Delhi. I'll message you all the details and will call you for some formalities. Yes, thank you. Thank you so much. Thank you very much. Congratulations once again. Thank you. You made my day. My dream has come true. Thank you. Yes, bye. अरे दीदी 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 क्या हुआ? आप विश्वास नहीं रखोगे आज क्या हुआ है। मैं डांस इंडिया के फाइनल राउंड के लिए सिलेक्ट हो चुका हूँ। कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू। अरे ये क्या कर रहे हो? पहले माँ बाबू जी का आशीर्वाद ले लो। ओ मेरी निरूपा रॉय, अब इसमें रोने वाली कौन सी बात है? आज तो खुशी का दिन है ना। ये खुशी के आंसू है। ब्रह्मा, मैंने देखा है तुम्हें बिना थके हुए प्रैक्टिस करते हुए, मेरी डांट खाने के बावजूद भी अपने हुनर को तराशते हुए, अपने सपनों के पीछे दौड़ लगाते हुए। तो ये सब बातें हंसकर भी तो बताई जा सकती थी ना, इसमें रोने की कौन सी बात है? डर, चलो मैं तुम्हारा मुंह मीठा करती हूँ। हाँ? ये लो। इसकी सबसे बड़ी हकदार तो तुम ही हो दीदी। नहीं नहीं, लो। माँ बापू जी जाने के बाद आपने जिस तरह से मुझे संभाला है, खुद के सपनों को छोड़कर मेरे सपनों को जिस तरह सींचा है ना, उस तरह से इस जीत की सबसे बड़ी हकदार तो आप ही हो। बस अब ये रोना धोना बंद करो, वरना यहाँ पे बाढ़ आ जाएगी। ब्रह्मदत्त, एक बात बताओ। हाँ? तुम इतनी अच्छी अंग्रेजी कैसे बोल रहे थे? मैं? छुपा रुस्तुम कहीं का? अरे नहीं, वो थोड़ा बहुत तोड़ मरोड़ कर बोल लिया। अच्छा बच्चू, अब इतनी अंग्रेजी मुझे भी समझती है। तू बिल्कुल साफ साफ अंग्रेजी में बात कर रहा था। आप भी ना दीदी, क्लास आप जाती हो तो मैं कैसे अच्छे से अंग्रेजी में बात कर सकता हूँ? हाँ? आप और रूही वो थोड़ी बहुत बातें करते हो ना, वही सुन लिया और बोल दिया थोड़ा सा। और वैसे भी हम वो टीवी में इंग्लिश पिक्चर्स देखते हैं ना, उसमें बताते हैं, देखो वैसे ही बोल कर उस लड़की को थोड़ा सा इम्प्रेस कर रहा था मैं। अच्छा, पर मुझे तो लगा। दीदी आप भी ना मेरे अंग्रेजी को लेकर बैठ गई। मैंने इतनी अच्छी न्यूज़ बताई है आपको, कुछ मीठा खिलाओगी या नहीं? ये भी कोई पूछने की बात हुई? गर्मा गर्म पूरी और हलवा बनाती हूँ। हाँ, जल्दी से बनाओ। हलवे का नाम सुनते ही मेरे पेट में तो चूहे कुश्ती खेलने लगे। अभी बनाती हूँ। तभी मैं सोचूं कि बिरजू महाराज अचानक माइकल जैक्सन कैसे बन गए। बिना डरे, सही और सटीक। उससे तो यही पता चलता है कि तुम लोगों में कितना बदलाव आया है, जो कि पहले नहीं था। If I will get this job, I will be happy. पर अगर नहीं भी मिला तो आज मैंने वो पाया है जो मुझसे कोई नहीं छीन सकता। टर्निंग पॉइंट आया लाइफ में लेके सारी खुशियाँ। टर्निंग पॉइंट आया लाइफ में लेके सारी खुशियाँ। आसमां से ऊंचा, सागर से गहरा सपना। टर्निंग पॉइंट आया लाइफ में लेके सारी खुशियाँ।
सीएम, मैं हल खोजने के लिए विकल्पों के बारे में सोचने को तैयार हूँ। सहकार्य और सहयोग को खोजना। मैं संघर्षों के समाधान के लिए सहकार्य और सहयोग दूंगा या दूंगी। ये बहुत समय लेता है। हर किसी का कुछ कहना होता है, लेकिन ये हर समय काम करे ऐसा नहीं। परिस्थिति। उमेश अपने प्रशिक्षण से अभी लौटा था। उसे सुपरवाइजर बनाया गया था और इसीलिए प्रशिक्षण के लिए उसका चुनाव किया गया था। उन्होंने उसे संघर्ष व्यवस्थापन के महत्व के बारे में सिखाया था। उसने संघर्ष व्यवस्थापन के महत्व को महसूस किया था। उसने अपना खुद का एक अधिकारी और एक प्रशिक्षार्थी के रूप में बर्ताव याद किया। वो उदाहरणों को सुनकर मुस्कुराता, क्योंकि उसने स्वयं इनको अनुभव किया था। उसने सहकार्य और सहयोग को संघर्ष व्यवस्थापन का सबसे लोकतांत्रिक रूप पाया। एक अधिकारी होते हुए उसने हमेशा ये महसूस किया था कि उसके टीम के नेता ने उन पर विश्वास करते हुए उनसे ज्यादा बात करनी चाहिए थी। लेकिन टीम का नेता केवल सूचनाएं देता था और अपेक्षा करता था कि उनका पालन होगा। उसने तभी तय किया था कि वो अधिक लोकतांत्रिक तरीके से अपनी टीम के साथ काम करेगा। जब उसने पहली बार अपनी टीम से बात की तो उसने उन्हें समझाया कि वो समझता था कि एक अधिकारी होना कैसे होता है और इसीलिए वो जनतंत्रवादी होना पसंद करेगा और वो सबसे किसी भी और सभी चीजों के बारे में सुनना पसंद करेगा। उसके दरवाजे, उसने कहा, हमेशा खुले रहेंगे। टीम उत्साहित हो उठी। उनकी टीम को एक काउंटर संभालने का काम दिया गया, जहां टीम के सदस्यों के काम के घंटे परस्पर व्याप्त थे, ताकि कोई न कोई हमेशा काउंटर पर रहेगा। ये ठीक था। और फिर उमेश ने सबको काम के घंटे बता दिए। उसने वही सब बोर्ड पर भी डाल दिया। जैसे ही उसने बोर्ड पर डाल दिया, श्वेता उसके पास आ गई और उसने कहा कि वो जल्दी का समय पसंद करेगी, क्योंकि उसे घर जाते जाते अपने बच्चे को ले जाना होता था। उमेश को खुशी हुई कि उसके लिए ये बदलाव करते हुए। जैसे ही वो गई तो आकाश आ गया और कहने लगा कि वो कंपनी से बहुत दूर रहता है, इसीलिए वो ऐसा समय चाहता था जो उसे दिन के दूसरे प्रहर की ड्यूटी करने दे, मतलब थोड़े देर से। उमेश ने सोचा कि ये औरों के लिए नाइंसाफी होगी, लेकिन बदलाव कर दिया। उसे थोड़ा बेचैन सा महसूस होने लगा और फिर अन्य दो ने बदलाव की मांग की। उमेश ने हाँ कर दी, लेकिन जब वो आसपास घूम रहा था तो उसने देखा कि कुछ चेहरे नाखुश थे। वे जिन्हें अब तकलीफदेह काम के घंटे मिले थे, वो उसे दोषारोपण करते हुए देख रहे थे। कुछ लोगों को महत्व देने वाला और उनके बारे में ना सोचने वाला। इसका परिणाम काम के प्रदर्शन पर भी हुआ। जो खुश थे वो ठीक ठाक काम कर रहे थे, लेकिन जो नाखुश थे वे बिल्कुल ही अपना अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रहे थे। उनके मन में असंतोष था और ये उनके हाव भाव में साफ नजर आ रहा था। हालांकि उन्होंने खुली आवाज में ये नहीं कहा। और फिर बारी थी साप्ताहिक छुट्टी तय करने की। इस बार उमेश ने होशियारी दिखाई। उसने ये महसूस किया था कि काम के घंटे निश्चित करने के काम में काफी समय और ऊर्जा लगी थी और उसने अनावश्यक रूप से टीम में खुश और नाखुश समूह बना दिए थे। उसने साप्ताहिक छुट्टी तय कर दी और उसके नीचे एक टिप्पणी लिख दी। इस सूची में कोई बदलाव नहीं होगा। किसी निवेदन का मान नहीं रखा जाएगा। कोई उसके पास बदलाव की विनती लेकर नहीं आया। उमेश मुस्कुराया। उसने अपना सबक सीख लिया था कि हर स्तर पर लोकतांत्रिक तरीके नहीं लागू किए जा सकते। उन्हें सावधानी से उपयोग में लाया जाना चाहिए। अधिकारियों ने भी उस टिप्पणी से अपना सबक सीख लिया था।
बुद्धिमान आदान प्रदान के स्तर पर सोच की काफी स्वतंत्रता देखी जाती है, लेकिन ये सुविधा छोटी छोटी चीजों के लिए प्रयोग में नहीं लाई जा सकती।